हार्दिक अभिनंदन जी। बिल्कुल आप सभी आ गए। ओहो 23 तारीख वालों को बहुत ज़्यादा धोखा हुआ बेटा। पेपर ऐसा था कि सभी को ही अपना बहुत टफ लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना, वो हम क्या बोलते हैं कि जेठ की थाली में या दूसरे की थाली में घी अधिक ही लगता है। बाकी जोर शोर से क्या होना भी ज़रूरी है। कैसे हैं आप सब? पेपर कैसा हुआ? ओह पेपर बहुत शानदार था, देखा मैंने। ओके आ गए हैं आप सभी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो इस बार वाले पेपर ने आपको एक चीज़ तो सिखाई भाई, जो हम हमेशा कहते हैं ना कि 0 से 100% तक शुरू करो और हो सकता है कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। हाँ इस बार मैंने देखा हिंदी में भी नो डाउट कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं ये कह सकती हूँ कि हिंदी का जो इन्होंने सिलेबस दिया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उससे जुड़े हुए नहीं थे, अलग थे। लेकिन जिसने भी क्वेश्चन रखे वो अच्छे रखे। व्याकरण के क्वेश्चन भी जैसे मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, छोटे छोटे, एक बड़ी मात्रा एक छोटी मात्रा वाले, तो ऐसे आए। हाँ ज़्यादा नहीं हुआ, बढ़िया। हाँ नहीं वैसे तो सामान्यीकरण होगा ही, ये आपको टेंशन नहीं करनी चाहिए और ज़रूरी भी है। और पिछली बार 28 क्वेश्चन सही थे। वैसे अभी भी बच्चे कह रहे हैं कुछ 27 से 28 तक सही है, लेकिन 27-28 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से, हिंदी में बुरे नहीं हैं आप लोगों के। बाकी पेपर वास्तव में बहुत अच्छा था। कुछ चीज़ें आउट ऑफ रही मेरे हिसाब से, सिलेबस से बाहर रहा। कुछ मैंने साइको का पार्ट भी देखा कई जगह तो। हाँ लेकिन ये डेफिनेट है आपके जितने भी सब्जेक्ट है उसमें हिंदी में आपके सबसे ज़्यादा आएंगे, मैं इतना कह सकती हूँ। जी बिल्कुल। अब हम शुरुआत तो करते हैं। 29 सही है आपके फन्नी जॉक्स, वेरी गुड। अगर 29 सही है अभी हमें पता चल जाएगा कि आपके कितने कितने सही हुए हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बच्चों यहाँ मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से आपको अपना व्यू बताने का। कुछ जगह जाकर मैं भी डाउट में हूँ नो डाउट, तो वहाँ पर मैं आपको 100% तो नहीं लेकिन बता सकती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये मुझे ठीक लग रहा है। बाकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्या आती है वो देखेंगे। बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बच्चों को ये लग रहा है बस किसी प्रकार से भगवान पात्रता पास करा दे, बस और कुछ नहीं चाहिए अब तो। जी ठीक है, 28 सही हुए हैं, इसका मतलब आप में से बहुत से बच्चों ने अपने क्वेश्चंस मिला लिए हैं। चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ चारों पेपरों की हम हिंदी से जुड़ी हुई शुरुआत करेंगे और उसके बाद साइकोलॉजी का भी अपने यहाँ सॉल्यूशन है। और कल एसएसटी की टीम भी आपको बिल्कुल अपने चैनल पर सॉल्यूशन करवाएगी क्योंकि आज तो सभी का पॉसिबल है नहीं। तो चलिए ठीक है, मैं देखती जाऊंगी आपके आंसर्स क्या क्या हैं। तो हम सबसे पहले बढ़ रहे हैं पेपर कोड फर्स्ट की ओर, शिफ्ट फर्स्ट में हिंदी का। और ये पहले फर्स्ट लेवल का आपका ये है पेपर इसके अंदर। तो शुरुआत कर लेती हूँ मैं यहाँ से आपके लिए। वीडियो शेयर कर दीजिएगा फटाफट और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। पहला ही क्वेश्चन मेथड का है, जरा देखें। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया और भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। इसने सत्य कथन इसके अंतर्गत पूछा। तो एक्चुअली हाँ हिंदी का स्कोर तो नो डाउट अच्छा है, मुझे पता है आप लोगों का, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, जरा जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर बच्चों अगर मैं बात करूँ इसमें कि सत्य कथन पूछा, ये तो बिल्कुल असत्य। अच्छा मैंने आपसे ये तो बिल्कुल कह दिया था कि पेपर टफ आएगा और जब आप लोग अपने पेपर कर रहे थे हम सॉल्यूशन ऐसे ही क्वेश्चन मैं लेकर के भी आई थी आपको और मैंने कहा भी था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है आप लोगों के साथ, आप अच्छे से इस चीज को क्लियर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके अंदर। तो अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है, तो अमनोवैज्ञानिक तो नहीं है तो कैसी ये मनोवैज्ञानिक, इसका हमें पता है राइट।
तो ये तो डेफिनेट है कि ये कथन, ये आंसर तो नहीं होगा। ये उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये उच्च माध्यमिक के लिए नहीं है बल्कि प्राथमिक स्तर के लिए क्या है, उपयोगी है। इसका मतलब ये कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया। अब यहाँ से सत्य कथन के अंतर्गत हम यहाँ 2 के अंतर्गत पहुंच गए। एक कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया, हालांकि प्रवर्तक में फ्रॉबेल आप पढ़ लेते हैं, और भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इसमें नहीं दी जाती। हालांकि मैं बताऊं, इसमें यूं भाषा का ज्ञान तो दिया जाता है, प्रॉपरली व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता, साहित्य इसके अंतर्गत नहीं होता है। मुझे जहां तक इसका आंसर डी लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी डाउट में हूं इन दोनों के अंदर। बाकी मुझसे एक पूछता है तो मैं आंसर डी की ओर जाऊंगी, ठीक है। बाकी क्या आता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आंसर की, वहां से पता चल जाएगा। आगे देखो, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है, ये आपका सेकंड है। अगर हम लोग बात करें केवल किताबी ज्ञान से, देखो बेसिक शिक्षा की जहां बात आती है तो मतलब महात्मा गांधी जी वाला यहाँ पर पार्ट आता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर केवल किताबी ज्ञान, प्रगति सूचक लेखाचित्र, सामाजिक पर्यावरण, तो हमें इतना पता है कि बेसिक शिक्षा में सामाजिक पर बल दिया गया था। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए बी। बी इसके अंतर्गत पार्ट आना चाहिए। बिल्कुल, आपके भी आंसर बी आ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, आप भी देख सकते हैं आपके क्या आंसर है, तो मुझे थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि आप पहुंचे कहां तक है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है, ये कुछ आपके लिए नया सा रहा होगा प्रश्न, नो डाउट। एक बार देखते हैं। देखो, व्यक्तिक अनुदेशन होता है जहां एक व्यक्ति विशेष को हम शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो है व्यक्तिक अनुदेशन। अगर हम बात करें, इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है, ठीक है। इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है, ठीक है। इसमें व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, व्यक्तिक एक व्यक्ति विशेष का, ये भी ठीक है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा के अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो सीमा तो इसकी यही होनी चाहिए हमारे हिसाब से इसके अंतर्गत कि अध्यापन के लिए क्या नहीं है, उपयोगी, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष के लिए है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ये आंसर्स आपको बता रही हूँ। बाकी मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, फाइनल जो आपके आंसर की आएगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वहां से हम देख सकते हैं आखिर क्या दिया है और क्या आगे हो सकता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, इनमें कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देशन, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन और कलात्मक प्रयोजन था। ये प्रायोजना है, प्रयोजन है ये यहाँ पर। देखिए, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, जहां पर आप सब जानते हैं कि शिक्षक के उसमें वो करवाया जाएगा अध्ययन, बच्चा खुद पढ़ता है। तो अध्ययन कार्य का आवंटन भी होते हैं, अध्ययन हेतु निर्देशन भी है, स्वाध्याय और शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन भी है। तो इसमें से क्या हटेगा? डी। मुझे लगता है डी आंसर सबसे ज्यादा रहा है, डी पर मेहरबानी रही आंसर में। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई? देखो, सरल और समान आकृति के वर्ण है। अब वर्णों की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर से। तो मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ए। बिल्कुल वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो एक है इसमें सरल और समान आकृति के वर्णों से लिखवाना शुरू करेंगे आप, तो कौन से स्तर से होगा? प्राथमिक स्तर से इसका क्या होना चाहिए आंसर? तो बिल्कुल आंसर ए होना चाहिए। भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। अभिव्यक्ति कौशल लास्ट के उसमें भी अपने आए थे कि 2 पार्ट इसके अंतर्गत है, एक ग्रहण और एक अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति हम एक बोलकर करते हैं, एक लिख करके। तो बिल्कुल आंसर आपका कौन सा आएगा इसमें? सी। तो ये सी। वेरी गुड विष्णु, 28 सही हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सेकंड लैंग्वेज हिंदी कोई नहीं करवा रहा, मैंने आपका मैसेज देख लिया, अभी मैं उसको एक बार चेक कर लूंगी। अभी फिलहाल हम फर्स्ट लैंग्वेज कर रहे हैं, फिर उसको देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए,
अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? मैंने पहले भी बताया था, लेखन कौशल से क्वेश्चन आएगा, वाचन कौशल से आएगा, व्याकरण से आएगा, वहां से लगभग क्वेश्चन है, मूल्यांकन से है, सहायक सामग्री से, ये मैं आपको बता चुकी थी, पाठ्य पुस्तक से आएगा, जगह मैं बता चुकी थी जहां जहां से क्वेश्चन आएंगे आपके। अनुलेख अब लेखन से है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है यहाँ आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन आप ये सोचो व्यवहारिक थे और कुछ अलग हट करके थे। देखिए इसमें लिंगवा फोन, जिसे हम कहते हैं रिकॉर्ड प्लेयर, किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? प्रक्षेपक, दृश्य, दृश्य श्रव्य, श्रव्य। तो लिंगवा फोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, इन पर हमारी बहुत बात हुई थी, बिल्कुल श्रव्य सामग्री है। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। भाषा प्रयोगशाला से हम बच्चों के उच्चारण को शुद्ध करते हैं, तो उसमें परामर्श कक्ष भी होता है, नियंत्रण कक्ष भी होता है, श्रवण कक्ष भी होता है। क्या नहीं होता? विश्राम कक्ष नहीं होता है। तो इसका आंसर आएगा डी। सैस्वर वाचन का गुण है, सैस्वर वाचन आप जानते हैं, जहां बोल करके आप करेंगे तो वो है सैस्वर वाचन। तो 39 आपका क्वेश्चन है। अस्पष्ट उच्चारण, तो ये तो नहीं है इसके अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर, क्योंकि ये तो गुण पूछ रहा है, तो स्पष्ट उच्चारण तो होना चाहिए, तो ये तो हट गया। क्षिप्रता, शीघ्रता, ये भी हट गया। अस्वाभाविक नहीं होना चाहिए, उच्चारण तो होना तो स्वाभाविक ही चाहिए। बेटा मैंने आपके शंकर पारिक देख लिया बेटा, आपका कमेंट, बिल्कुल मैं उस पर ध्यान दूंगी। बिल्कुल उचित ध्वनि निर्गम, निर्गम निकले, उचित ध्वनि निकलनी चाहिए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट पहली और फर्स्ट लेवल का ये पेपर अपना कर रहे हैं हम हिंदी का। और मैं फिर कह रही हूँ आपको कि हो सकता है यहाँ से, ये मैं अपने आधार पर बता रही हूँ, हो सकता है सामने वाले ने जो पेपर बनाया हो उसका अलग से कोई दृष्टिकोण रहा हो, लुकआउट रहा हो, तो फाइनल आंसर की हम वहीं पर ही बात करेंगे। ये देखिए अगला प्रश्न, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, लंबे। मौखिक मूल्यांकन कर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठा अधिक होनी चाहिए और मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। तो सबसे पहली बात, नहीं विद्यार्थी को अभिव्यक्ति के अवसर तो मिलते ही हैं, तो ये तो गलत है। समूह निष्ठा भी नहीं है, लंबे की भी ये नहीं है, छोटे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ, मूल्यांकन करता निष्ठावान भी हो शिक्षक, सहनशील भी हो और अपने विषय का क्या भी होना चाहिए, विशेषज्ञ। तो आंसर होनी चाहिए बी। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है? तो माइकेलिस की ये क्या है? परिभाषा है। ये परिभाषाएं लेकर डूबती है, शायद हो सकता है बहुतों को नहीं आई हो, बाद में तो आपने ढूंढ ही लिया होगा। विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। अब जाहिर सी बात है, सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, मैंने कहा था उपचारात्मक निदानात्मक से क्वेश्चन आएगा, उपलब्धि परीक्षण से प्रश्न सारे वहीं से आए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने जो प्रश्न दिए उनका एक तो व्यवहारिक रूप एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए था। और मैं आपको फिर एक ही चीज सजेस्ट करती हूँ, हमें अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट पर नहीं रखना चाहिए। मैं आपसे हमेशा कहती आई हूं कि पेपर टफ हो सकता है। आप जब मैं करवा रही थी तब भी सब ये कह रहे थे बहुत सरल आएगा, टेंशन ना लो। तो टेंशन लेने की बात नहीं होती है, मैं हमेशा कहती हूँ 0 से 100% तक क्लियर करके चलो अपने को। तो अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल कठिनाइयों को दूर करेंगे हम उपचारात्मक शिक्षण में। तो आंसर डी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष पूछा है। इसमें विद्यार्थी का निरंतर मूल्यांकन होता है, ये तो गुण है। विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता है, जब हो रहा है तो जाहिर सी बात है गलतियों का भी ज्ञान होगा। इसमें अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की भी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। ऐसा कहीं पर भी रूप नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, अब आप देख रहे हैं डी पर बड़ी मेहरबानी रही है, ठीक है ना, डी ज्यादा ही आया है आंसर में।
उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? तो 4 पदों का क्या किया जाता है प्रयोग। सीधा सा क्वेश्चन था, लेकिन यहां भी गड़बड़ हो जाती अगर 5 ऑप्शन और दे देता। ये तो ठीक है इसने दिया नहीं, इसलिए आंसर आपका कहां पर आकर के रह गया? 4 पर आकर के रह गया। ओ 28 सही हुए हैं लेवल सेकंड में। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वैसे ऐसे क्वेश्चन मतलब मेरे पास और भी बच्चों के आए हैं, और 28 क्वेश्चन अगर आपके हिंदी में सही है, बहुत बढ़िया। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि हिंदी का पेपर भी बहुत ही सरल रहा हो, मेथड ठीक रहा है। और सेकंड ग्रेड के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट जो पुराना वाला सिलेबस था, क्योंकि इन्होंने काफ़ी जगह से अलग अलग क्वेश्चन लिए, उनके लिए वो फायदा हुआ है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ से आगे। और एक चीज और, पिछली बार जैसे मेथड से कम क्वेश्चन थे, इस बार कुछ ही जगह ऐसा हुआ है, बाकी बराबर इन्होंने बांटा है। और वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब। व्याकरण भी अच्छी रही है इस बार, कुछ जगह जाकर सेकंड पारी की व्याकरण मैंने देखी बहुत शानदार आई है। देखते हैं इसमें 25 तक जो बच्चा सही है वो बहुत अच्छा है हिंदी में। 25, 26, 27, 28 जो मेरे हिसाब से मुझसे जो बच्चे पढ़े हैं वो सब 25 प्लस हैं, और 25 प्लस है तो नो डाउट हिंदी आपकी पात्रता में एक अहम योगदान पर आई है। अगर 16 में है तो प्रेम कुमार आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 46 से 47 तक या 50 तक के उत्तर देने हैं। देखिए, मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है, सदा धन एव। ऐसा होता है कि विरोधी शक्तियां उसे अपनी ओर खींचती हैं। जो मनुष्य मन की विपरीत परिस्थितियों में अपने को मजबूती से खड़ा नहीं रख सकते और उस धारा के साथ बह जाते हैं, वे कभी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। उनके लिए तो यह कहना चाहिए कि वे जीवित रहते हुए मुर्दे के समान हैं। मन की अवस्था तो सभी को पलटती है। जो व्यक्ति समय एवं परिस्थिति को समझ लेते हैं, वे कभी धोखा नहीं उठा सकते और कठिनाइयों के बीच भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। कारण जानकर वे उसके विषैले और दूषित प्रभाव से भी बचने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या मिलेगी जो अपनी मनोदशा से त्रस्त हो जाते हैं और ऐसे काम कर बैठते हैं जिनसे उनके शांतिमय जीवन में अशांति का विष घुल जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम सफल न होंगे। ये चीज तो आपको बहुत प्रेरित करनी चाहिए। आपके भी जीवन में क्या होने चाहिए? उद्देश्य। क्या करोगे इसको तुम्हें जानना आवश्यक है। उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार की नाव की तरह है। तो बिल्कुल आपके जीवन का भी कोई ना कोई क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। 24 सही हुए, 23 सही हुए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पे सदैव शब्द का संधि विच्छेद। अब हमें ये तो पता था सदा, बहुत से बच्चों को ये नहीं, वैसे ये लगभग का सही है। एव का अर्थ होता है ही, जो हमेशा ही होता है, तो नो डाउट इसका आंसर था डी। ये आपका 47वां प्रश्न है, ये रिपीट कर दिए इन्होंने वापस से। विष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखो, अर्णव तो समुद्र को बोलते हैं, तो ये तो नहीं है। वसु भी नहीं है, उरग भी नहीं है, उरग सांप के लिए आ जाता है, हमने ये पढ़े हैं। गरल मैंने आपको ये करवाया हुआ है। वैसे व्याकरण जितनी हमने की है वो ज्यादा था। हाँ, एसएसटी बहुत टफ था और कल एसएसटी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हाँ, सदैव में वृद्धि संधि है। 48वां प्रश्न देखो, विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा? कईयों ने तो इसे अविरोधी पढ़ लिया, या अवरोधी था, तो ये तो होगा नहीं। विरोधी विरोध करने वाला है, तो समर्थक समर्थन करने वाला होता है, तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। 49वां प्रश्न, गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है मन से दशा, मन पर दशा, मन की दशा और मन को दिशा। तो वैसे भी आप लोगों के जहां मनोदशा शब्द आया था, ये रहा। संख्या मिलेगी जो अपने मनोदशा से त्रस्त हो, दुखी हो, तो मन की दशा से। तो आंसर क्या था इसका? सी। 50वां प्रश्न देखो, मनुष्य शब्द है, अव्यय तो है नहीं, तो इसका मतलब ये संज्ञा में ये भाववाचक है नहीं, क्योंकि वो तो मनुष्यता वाला पार्ट आ जाता। अब बचे दो, तो जातिवाचक संज्ञा इसका क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए। जी बिल्कुल सी है, आपके भी सही आ रहे हैं, आंसर तो दे रहे हो।
अमूल्य का अर्थ है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत देखा आप लोगों ने। मेरे हिसाब से आप इन दो में कंफ्यूज होंगे। फटाफट अपना आंसर दे दो, जिसका कोई मूल्य ना हो और जिसका मूल्य न आंका जा सके। जल्दी से ही क्वेश्चन संख्या 51 का आंसर दो मुझे, फटाफट, जल्दी जल्दी, क्योंकि आगे भी सॉल्यूशन आना है आपका। हाँ, ऐप पर बिल्कुल नोरत चंद दधीच, बिल्कुल आज ऑफर आ रहा है। मैं आपको अभी बता दूंगी ऑफर के बारे में कोर्सेज पर, क्योंकि बहुत से बच्चे अब ये सोच रहे हैं हमारा हुआ नहीं हुआ, क्या करें क्या नहीं करें। ए और डी में मुझे पता था, नॉर्मली हम कहते हैं अमूल्य है, अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं है। आंसर आना चाहिए जिसका मूल्य न आंका जा सके, वो होता है अमूल्य इसके अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था डी। तो डी इसका क्या है, आंसर है। निधियां शब्द का एक वचन होगा। यहाँ आपको मैं बता दूं, ये 51 से आपका है पठित चेंज हो गया। इस भूमि पर बसने वाला जन और उसकी संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित रूप से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि के मौखिक रूप और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है। जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती है वह निर्मूल होती है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी है, हम जिसका मूल्य नहीं आंक सकते हैं, वो उन्हीं के कारण यह वसुंधरा कहलाती है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। उनके कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जनसंचय अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यहाँ यह भाव नहीं है, वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहा है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन बराबर है, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। ये जन अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। तो ये था, निधिया शब्द का एक वचन था, तो ये तो पता था निधि। तो वैसे निधि में दोनों मात्राएं छोटी होंगी या बड़ी होंगी, बस आपकी समस्या ये थी। तो मैंने आपको बताया था निधि है, विधि है, ये सबके अंतर्गत अगर बात करें, लिपि है, रिद्धि है, सिद्धि है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सी के अंतर्गत। दोनों मात्राएं क्या रहेंगी, छोटी। 53वां देखो, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ताथी ती के बाद है तो वर्तमान है, और वर्तमान में भी सामान्य वर्तमान का क्या है, ये उदाहरण है। भाव शब्द है, भाव होता है, होता है इसका मतलब भाव क्या होना चाहिए, पुल्लिंग। मैं खुद ही बहुत जल्दी कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद भी आएंगे। आगे देखो, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है। तो अचेतन जो चेतन नहीं है, और जो चेतन नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, निर्जीव है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मैं अपने विवेक और इन ऑप्शंस के आधार पर अपना एक उत्तर बता रही हूँ। हो सकता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आंसर की में आपको कुछ अंतर मिले, तो वो जब आएगा तो वो चीज वहां पर पता चल जाएगा। आगे देखो, ये आपके 10 अगस्त से नई क्लासें लाइव शुरू होंगी, जिसमें 3rd ग्रेड हिंदी का कोर्स है। 3000 रुपये ऑफर प्राइस है इसकी 2500। 3rd ग्रेड का संपूर्ण कोर्स है जिसमें ऑल यूनिट्स के साथ हिंदी है, वो 5000 है अगर मैं आपसे कहूँ इसके अंतर्गत अभी। और ऑफर प्राइस उसकी टोटल कितनी है, 4000। ये आपका पूरा पेपर है। 2nd ग्रेड हिंदी व्याकरण 1900 का वैसे, लेकिन ऑफर में 1800 है। LDC हिंदी का लाइव बैच है 1100 का, ऑफर में 900 है। राजस्थान पुलिस SI की बहुत डिमांड आ रही थी, अभी है 1800, वैसे ऑफर प्राइस 1500 रुपए है। और LDC हिंदी रिकॉर्डेड जो है वो 1000 रुपए है, और ऑफर प्राइस उसका क्या है, 800 रुपए है। तो ये कोर्स शुरू होंगे 10 अगस्त से। रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, बाकी ये लाइव है। क्या टाइम वगैरह रहेगा आपको पता चल 1 अगस्त तक मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल लेकर के और अपनी तैयारी कर सकते हैं। 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड पर आपके ये है। वाक्य के कितने अंग माने गए, ये पिछली बार भी आया था। तो नो डाउट वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो आंसर होगा 2।
रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है, ये अपना अगला प्रश्न है। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य, सरल, संयुक्त, मिश्र, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त। यहाँ पर भी गड़बड़ है। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह जो कहलाता है वो कहलाता है योजक चिन्ह। ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है सीमातीत कल्पना, ये नहीं है, समानुसार कार्य नहीं, सबसे अलग विचार और सदा एक सी स्थिति में बना रहना। तो ये इसका आंसर सदा एक सी स्थिति के अंतर्गत क्या होना? बना रहना। हाँ, हिंदी को छोड़कर संपूर्ण कोर्स भी बिल्कुल नीतू लेकर के आएंगे इसके अंतर्गत। अब हम लोग आगे की बात करेंगे यहां से। तो इसका आंसर 59 का क्या होगा? जरा जल्दी जल्दी बता दो रे। सही बताया क्या? वेरी गुड, सदा एक से स्थिति। नीतू ने आंसर दे दिया। बहुत लज्जित होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना, घोड़े बेचकर सोना, टोपी उछालना, डंका बजाना। टोपी उछालना तो बेइज्जती वाला हो गया है, घड़ों पानी पड़ना बहुत लज्जित होना। तो आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट लेवल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, ठीक है। तो ये तो हो गया है यहाँ पे हमारा कंप्लीट इसके अंतर्गत। अब हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पर वो करेंगे नेक्स्ट जो शिफ्ट अपनी है पेपर कोड 2 का शिफ्ट 2 का लेवल सेकंड का 23 तारीख का ही, और हिंदी के पेपर का अब हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, हो सकता है आंसर की में कुछ चेंज हो जाए तो वो आएंगे, एसएसटी वाले आएंगे, हमारे वाले ही नहीं सभी वाले ही आएंगे लेकर के सुंदर सिंह। तो जिसने जितना पढ़ा आपको पता चल गया, अब अपने आप को देख लो, बाकी तो पता नहीं है। आगे देखो, वाक्य के अंग है, यहाँ पर दोनों के नाम दे दिए, उद्देश्य और विधेय। तो विकल्प ए और बी दोनों ही क्या है? सही है। तो आंसर सी। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, और अगर हम लोग बात करें तो अलग चीज आएगी इसके अंतर्गत। बेटा कट कॉपी पेस्ट तो वो कराएंगे जिन्होंने करवा दिया। मेरे हिसाब से हिंदी के अंतर्गत व्याकरण का तो शायद पहली बार ही हो रहा है इसके अंतर्गत, है ना। और अगर आप हैं तो फिर आप बोलने क्यों आए हैं? आपने आंसर की चेक कर ली। चलिए बात करते हैं यहाँ। देखिए इसमें जो वाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है। देखिए उद्देश्य और विधेय जो हम बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं उसको सरल वाक्य में, राइट, वो सरल वाक्य है। और अगर मैं बात करूं सरल वाक्य के अंतर्गत तो हम मिश्र में देख सकते हैं एक से अधिक उसके अंतर्गत प्रधान उपवाक्य होते हैं। तो यहाँ का जो क्वेश्चन 32 है उसका आंसर क्या है? जरा जल्दी जल्दी आंसर बता दो मुझे। अरे सेकंड भाषा हिंदी बेटा कल देखेंगे, फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंतर्गत ये, तो देख रहे हैं इसके अंतर्गत क्या एक आंसर है। वैसे क्वेश्चन के अंतर्गत वो क्या जवाब देंगे वो तो वहां पर पता नहीं है, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है 2 के अंतर्गत। हाँ ये 2 आंसर नहीं होने चाहिए इसके अंतर्गत। अब एक आश्रित बच जाता है और एक प्रधान, तो ये तो डेफिनेट है मिश्र के अंतर्गत से इसके अंतर्गत है। और मिश्र के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो उद्देश्य और विधेय एक रहेगा इसके अंतर्गत। तो प्रधान उपवाक्य में जैसे मैं चाहती हूं या मालिक ने नौकर से कहा तो क्रिया वगैरह रूप आ जाता है, तो नो डाउट डी जाना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। फिर भी मैं कहूंगी कि जब बोर्ड के आंसर की आएगी तब हम इस पर ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। मेरा जो रूप जा रहा है वो प्रधान की ओर ज्यादा जा रहा है, ठीक है, मतलब इसके हिसाब से प्रधान लग रहा है सरल के हिसाब से। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है छिपकर षड्यंत्र करना, ध्यान रखना, रक्षा करना, अपमानित करना। तो अभी ये आया ही था तो ये रिपीट है। ये तो मौज मस्ती से जीवन बिताना, तो 8 वार 9 त्योहार, ये इसका आंसर। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है, इस विधि को कहा जाता है। तो नो डाउट पुस्तकों के माध्यम से है, तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए पाठ्य पुस्तक।
नई साधना, ये भी आप गलत कह रहे हैं कि फर्स्ट की बहुतों ने करवा दी है। आगे देखो, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो डाल्टन के नाम से ही क्लियर था। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है, ये आप सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं था। ये क्वेश्चन सरल थे जो लगभग के आपके सही हुए हैं। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? अनुलेख का क्वेश्चन फर्स्ट लैंग्वेज में भी आया और यहाँ पर भी वापस से आया। यहाँ देखो, अनुलेख की आवश्यक शर्त इन्होंने पूछा है। अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करे, अनुलेख सस्वर बोलकर लिखवाया जाए, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो, और उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। मैं थोड़ा सा इसमें डाउट में हूँ क्योंकि इन्होंने दे दिया सभी विकल्प। वैसे क्योंकि सस्वर बोलकर नहीं लिखवाया जाता अनुलेख, इसलिए जो मैं उपयुक्त सभी को हटा रही हूँ, और मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? इसमें सी, क्योंकि सस्वर बोलकर नहीं, इसमें शिक्षक लिख कर देता है, तो जैसा लिख कर देता है वैसे बच्चा लिखता है, तो ये नहीं आएगा, तो उपयुक्त सभी विकल्प सही नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से फिर आंसर कहाँ पर आना चाहिए? आपका सी पर। तो मेरे हिसाब से जो मेरा विवेक कह रहा है वो सी पर जा रहा है, क्योंकि सस्वर बोलकर अनुलेख नहीं लिखवाया जाता, बोलकर तो श्रुत लेख लिखवाया जाता है, इसलिए मैंने ये चुना है। बाकी जब आती है पेपर सेटर ने क्या सोचकर बनाया है, वो श्रव्य साधन है। दृश्य श्रव्य पूछा है, चित्र विस्तारक दृश्य है, चार्ट दृश्य है, नाटकीकरण आप देखेंगे और सुनेंगे, और ग्रामोफोन में सिर्फ सुनना है, तो आंसर अपने आप डी, नाटकीकरण नाटक का ही है। ये वापस से आपकी सेल का यहाँ पर रूप है जो 10 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। ये मुख्य प्राइस है, सेल में ये ऑफर रहेगा आपका। 10 अगस्त से ये कोर्स शुरू है, बाद में ये जो ऑफर आ रहा है ये 27 जुलाई से 1 अगस्त तक रहेगा, बाद में ये चेंज हो जाएगा, बता देती हूँ। जो वास्तविक है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे रेट्स। इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। देखो, भाषा तो है ही, विषय सामग्री भी है, शैली भी है, जल्द बाह्य तत्व है। भाषा पुस्तकालय लाभ कौन सा है? कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर। तो मेरे हिसाब से कक्षा शिक्षण की पूर्ति, अगर बच्चा नहीं है, अकेला है, तो हम विद्यालय की पुस्तकालय में ले जाकर उसे बैठा भी सकते हैं। स्वाध्याय के लिए क्या मिल जाता है? अवसर भी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से वो ए और बी दोनों ही क्या है? सही है। तो सी इसका क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए। मौखिक परीक्षाओं का गुण है, एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है, तो गुण नहीं। मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता, ये भी नहीं है। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल हैं, सुनना, पढ़ना और बोलना। बिल्कुल पुस्तक पढ़वा सकता है, सुनता भी है बच्चा और बोलता भी है। और विद्यार्थी के लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते हैं, तो लेखन कौशल तो नहीं होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा गुण है वो ये होना चाहिए। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? तो देखो, उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत परीक्षण योजना बनाते हैं, प्रारंभिक रूप की रचना भी करते हैं, पुनर्निरीक्षण नहीं करेंगे हम, अनुप्रयोग तो उसका करेंगे ही। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष क्या है? अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षा से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं, ये तो गुण है। शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं, ये भी गुण है। विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है, ये भी है। विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। ये भय तो इस वाले पेपर ने आपके दिलों में भी रख दिया है। हाँ, बहुत से बच्चे जो डाल्टन भी नहीं करके आए, मतलब उन्हें यही नहीं लगा ना ये क्या आ गया पेपर, डिप्रेशन। हाँ, तो ये भय तो आपके मन में भी इस पेपर ने डाल दिया, भाई पढ़ना पड़ेगा। देखिए जरा, वस्तुतः रचना जब सामायिक प्रसंग पर आधारित होती है तो लेखक पर एक और समय की मांग होती है, तो लेखक पर
आदेश के आग्रह रूढ़ हो रहे, ये हम छोड़ देते हैं इसके अंतर्गत है पठित। तो अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम पढ़ लेंगे इसमें। तो ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर क्या है, तो विदेशी है, ये तो देखकर आपको पता चल चुका। सुधाकर, ये क्वेश्चन अपना आया भी हुआ है। सुधा देने वाला, चांदनी देने वाला तो चंद्रमा होता है। तो रसाल तो आम का, शशांक बोलते हैं चंद्रमा को, तो ये आंसर होगा। जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, एक ही था इस पैराग्राफ में, संवेदित, तो यही इसका आंसर हो जाता। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा, ये भी बहुतों का गड़बड़ हो गया। ये तो जाहिर सी बात है, आंसर होगा अनावश्यक। और अगर हम लोग बात करें अनावश्यक के लिए, आपके पास ये दो ऑप्शन थे, एक में न आधा था और एक में न पूरा था। तो जरा बात करें हम यहाँ पे एक आंसर पर, तो 48 पर हम लोग हैं इसके अंतर्गत। तो जरा जल्दी जल्दी आंसर अपना दे दीजिए आप। सी तो नहीं आएगा, अना नहीं आएगा, अन आएगा। सी और डी में से आपको सोचना था, तो डी आएगा इसके अंतर्गत। अन धन आवश्यक आ जाते ही न कैसा हो जाएगा, आधा, तो डी इसका आंसर। सामायिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो समय मूल शब्द, और इक क्या हो गया, प्रत्यय, तो इक सी। निहितार्थ, निहित धन अर्थ, दीर्घ संधि। शब्दों में अव्यय नहीं है, अधिक, पूर्व, जब, ये सारे हैं, रचना नहीं है, संज्ञा रूप। अनुसार अव्ययी भाव। वह शब्द में सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, ये तो सरल थे। लोभ शब्द, लोभ में भाव है, ये आपका सेकंड पैराग्राफ है, जहां जरूरत पड़ेगी हम एक बार पढ़ लेंगे, टाइम कम है से मैं यहां पर नहीं पढ़ रही हूं इसे वापस से। 36 में कुछ विशेष है क्या इसमें, आप कह रहे हैं 36, एक बार वापस से चेक कर लो। डाल्टन वाला है 36, तो ठीक है, डाल्टन वाला। तो जातीय शब्द का एक वचन जाति होगा। अब जाति में हमारे स्टूडेंट ये दो जाति में कंफ्यूज थे, अरे भाई ये जाति तो क्रिया हो गया और ये जातीय कास्ट वाला है, तो कास्ट वाला ये था, तो आंसर होगा डी। जैसे ऑलरेडी मैं आपको बताती हूँ, मात्रा छोटी और बड़ी, वहां पर आप इसमें है। साधन कह रहे हो, साधम की 36वां क्वेश्चन गलत बताया है। बेटा 36वां क्वेश्चन क्या है और क्या आंसर है, एक बार आप मुझे बता दो। दूसरी बात, हो सकता है आप लोग कह रहे हो तो उसके हिसाब से, लेकिन मुझे क्वेश्चन 36 कौन सा है आपका, इसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मेरे यहाँ 36 तो डाल्टन वाला है, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ इसका भी, इसका 36 हो तो इसका तो 36 आया ही नहीं है। आप कौन से क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं? एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ बेटा, डाल्टन वाला। फिर भी पार्क हेस्ट आप बता रहे हैं इसका, ठीक है, मैं एक बार इसको चेक करके बता दूंगी। मैंने तो जो पढ़ा है वो डाल्टन पढ़ा है, आप जो बता रहे हैं हो सकता है ये है, तो मैं फिर भी इसको ये कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे हमारी कोई है नहीं, मैंने अपने उस हिसाब से जो पढ़ा है वो बता दिया है। आगे की बात करते हैं। हिमायती शब्द का अर्थ है पक्षपाती। इसका असर भी पड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है? आंसर दो 57 का।
ओके पारकास्ट होगा तो ठीक है, मैंने कह दिया। ओके 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 ठीक है। आपने बुक पढ़ी थी? हाँ, मैं दबाव में बहुत ज़्यादा हूँ। मैं उसे करेक्शन कर देती हूँ, ठीक है। शायद 36। आप दबाव में नहीं थे, ये भी बड़ी बात है। जल्दी आंसर दे दो इसका। इतने अरे सही कह रहे हो। चलिए आगे की बात करते हैं। जी, इनका असर भी पड़ा है तो पूछा है पढ़ रहा है, इसमें कौन सा काल है? एक्चुअली रहा के बाद जो है आता है वो आता है तात्कालिक वर्तमान में। अब इन्होंने तात्कालिक वर्तमान तो यहाँ रखा नहीं है, और तात्कालिक वर्तमान रहा नहीं तो इसका असर भी पड़ रहा है। अब यहाँ से ये मुझे थोड़ा सा डबल लगा है, मतलब आंसर में मैं कंफ्यूजन में हूँ। इसके क्या है, इसके अंतर्गत मुझे कोई जब आएगा किस हिसाब से उन्होंने दिया है वो तभी पता चलेगा। सामान्य वर्तमान की बजाय पूर्ण वर्तमान भी देख सकते हो, बाकी सामान्य वर्तमान तो है लेकिन ये है नहीं, पढ़ रहे मतलब तातेती के बाद है इसके अंतर्गत। अरे नहीं नहीं, साधन बढ़ के अच्छा है, ध्यान तो वास्तव में नहीं है, दबाव में हम भी हैं। ऐसी क्या बात है, हम कौन से परफेक्ट उसके अंतर्गत आए? हम कोई गौर नहीं है और गलतियां हमसे ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे गर्व होता है कि आप जैसे जीनियस स्टूडेंट हैं। हाँ, वो डाल्टन शहर के हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक है वो चीज़ मुझे ऐसी लगी। हाँ, वो अपूर्ण हो सकता था, तात्कालिक या सातत्य हो सकता था, लेकिन मैं किसी एक आंसर पर इस पर नहीं जा रही हूँ क्योंकि जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे डाउट है इस प्रश्न पर। विधा शब्द है तो विधा तो होती है तो स्त्रीलिंग है। यहाँ फोर्थ शिफ्ट में तो ये भी बहुत गड़बड़ है। व्यक्ति शब्द का बहुवचन ये पैराग्राफ के हिसाब से था तो व्यक्तियों था, और राजस्थानी में भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप, तो भाषा का शब्द का मानक हिंदी रूप पूछा है तो राजस्थानी में इसे भाषा कहते हैं, तो हिंदी में तो ये भाषा होना चाहिए मेरे हिसाब से इसके अंतर्गत, तो ये है। थैंक यू दीपक। तो ये 24 तारीख की शिफ्ट का आ गया है। हाँ, पद्यांश के अकॉर्डिंग संभव कर सकते हो क्योंकि रहा है इसके अंतर्गत है, लेकिन अब पेपर सेटर ने क्या सोचा है वहाँ डिपेंड उस पर है कि उसकी सोच क्या है, वो वहाँ पर क्या सोच करके उसका आंसर दे करके बच्चों के लिए रख के आया है, तो ये वहाँ से होगा डिसाइड। मतलब उसने बहुत सोच करके, मैं ये तो कहूँगी इस बार पेपर सेटर ने कुछ विशेष ही सोच करके बताया है, और इतना सोचा है कि हम लोग भी मानते हैं कि पेपर का स्तर बहुत बहुत अच्छा रहा है। ये सही है। आपके 26 सही हुए मेरे अनुसार, तो एक दो आंसर की में तो हो सकता है मेरी में भी अप एंड डाउन होगा, मैं ऐसा मान लेती हूँ। ठीक है, ओके। बाकी 26 बहुत बढ़िया है। आगे देखो, आप 24 तारीख का है शिफ्ट थर्ड का, लेवल 2 है हिंदी का। एक पेपर ने तो व्याकरण में भी छक्के से ही छुड़ा रखे, बहुत
स्तरीय क्वेश्चन है। अच्छा, डाउट वाले छोड़कर हैं, बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, मैंने पार्कहर्स्ट मान लिया आंसर उसका। ओह, उम्मीद कह रहे हैं 30 में से 30 सही है, मतलब इस बार भी 30 की तिकड़ी लगेगी क्या अपने यहाँ पे? बहुत अच्छी बात है। मैडम की लगी ना लगी, आपकी तो लगी जाएगी। भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान किसका है? यहाँ से देखिए थोड़ा सा प्रश्न, दैनंदिनी तो यहाँ डायरी को बोलते हैं, तो ये तो है ही नहीं। ग्रीन बोर्ड जो हमारा श्याम पट जैसा है, अब हम हरा पट यूज कर रहे हैं, वो है। भाषा के स्थान से देखें तो पाठ्य पुस्तक इसका आंसर सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। मैं बड़ा सस्पेंस में हूँ इस प्रश्न में। मैं इसलिए हूँ कि इस टेलीविजन को तो मैं हटा देती हूँ, चलो ठीक है। टेप रिकॉर्डर हम यूज कर सकते हैं, और टेप रिकॉर्डर की सीमाओं को दूर करने वाला क्या है? रेडियो है, तो ये भी यहाँ है। हम कार्यक्रम सुन सकते हैं रेडियो पर भी। ओवरहेड प्रोजेक्टर चलो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि भाषा शिक्षण में नहीं है, लेकिन भाषा शिक्षण में उसके बाद भी ये 2 ऑप्शन है। हालांकि मेरा जो रूप जा रहा है वो ज़्यादातर टेप रिकॉर्डर पर जा रहा है, लेकिन मैं रेडियो पर भी सोच सकती हूँ क्योंकि ज़्यादा खर्चीला रूप इसमें नहीं है। तो मैं डाउट में हूँ कि एक आंसर क्या सोचकर कि उन्होंने यहाँ पूछा है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, तो ये मुझे नहीं है। ओके, बहुत अच्छी बात है। आप राघव सर के भी स्टूडेंट और 29 नंबर आपके आए हैं। स्टूडेंट किसी का भी हो, फक्र की बात है उस हर शिक्षक के लिए जिसके बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। उसमें क्या दो राय है? राघव सर को आप पर फक्र होगा, और उनके स्टूडेंट है और आप मेरे पास आए तो मुझे भी फक्र हो रहा है बेटा आप पर। जी डीडी शर्मा, आगे देखते हैं। भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ, इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु 2 कार्य कौन से करने होते हैं? ये तो कईयों को तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई होगी। ये पूछ रहा है भाषाई ज्ञान और कौशल में उनकी रुचियों और अभिवृत्तियों का कितना विकास हुआ है। तो ये हम पता कर सकते हैं मापन और मापन के द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या के माध्यम से। थैंक यू आर एस सामरिया, आपने पुस्तक पढ़ी और मेरे चैनल पर से आपने लिया 29 अंक आए। मैंने कहा ना, हर शिक्षक के लिए गर्व की बात होती है जब उसके बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है। तो मापन की पूछिए तो निदानात्मक गई, भावनात्मक गई, योग्यता वाला कोई पार्ट ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है। वैसे ये आपका सभी का सही हुआ होगा, परीक्षा विधि। यदि विद्यार्थी को समायोजन से बच रहे हों और पढ़ने की और उनकी रुचि वृद्धि हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा हो, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। देखो ये तो होगा ही नहीं और ये है नहीं। ये कह रहे हैं कुसमायोजन से बच रहे हैं, पढ़ने की रुचि में वृद्धि हो रही है, तो बच्चों की कठिनाइयां जब सॉल्यूशन में जाएंगी या उनकी कठिनाइयों का अगर हम लोग कहीं निदान कर चुके होंगे। ओके डीडी शर्मा जी, आप कह रहे 30 अंक आ रहे, सुमन मैम के शिष्य हैं। धन्यवाद बेटा, फक्र है। मैंने कहा ना, हर इस स्टूडेंट पर शिक्षक को गर्व होता है, आपने मेहनत की है। और वो क्या कहते हैं कि गुरु जो है वो गुड़ ही रह जाता है और चेला शक्कर बन जाता है। तो आप जब शक्कर बनते हैं ना,
तो हर गुरु को बहुत फक्र होता है, खुशी होती है जी। तो बिल्कुल उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए। ये वापस से स्लाइड है आपके कोर्स की, जहाँ पर शुरू हो रहे हैं 10 अगस्त से कोर्स। ये रियल प्राइस है और वो ऑफर वाली है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। और ये सेल 27 जुलाई यानी कल से 1 अगस्त तक है। हम ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास इतना है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक बच्चा रेगुलर पूछ रहा है मुझसे ये प्रश्न शुरू से, बस मैंने ध्यान नहीं दिया ऐसा उसे लग रहा है, बाकी मैं देख रही हूँ। देखिए जरा इसके अंतर्गत ये प्रश्न जब आएगा तो हम इसको पढ़ेंगे। रेखांकित दैनंदिनी शब्द का रूप है। अब वैसे दैनंदिनी डायरी है तो पुल्लिंग रूप तो है नहीं, तो ये तो हट गया, और ना ये सर्वनाम है तो ये हट गया। अब बचे ये दो चीजें। अब हम एक चीज पढ़ते हैं, आखिर दैनंदिनी का यहाँ है क्या रूप। तो एक बार जरा इधर आइए। ये कह रहा है दैनंदिनी कार्यकलापों में सुख या दुख की जो अनुभूति होती है। दैनंदिन यानी प्रत्येक दिन के कार्यकलाप, तो कार्यकलापों की विशेषता है वो दैनंदिन है, यानी रोज हो रहे हैं, प्रत्येक दिन हो रहे हैं। बच्चों वैसे अगर बात करें तो जब हम आते हैं प्रत्येक दिन पर तो हम कहते हैं अव्ययी भाव समास है, लेकिन प्रत्येक के साथ दिन जुड़ा हुआ है तो थोड़ा डाउटफुल है। पर पैराग्राफ के हिसाब से मुझे ये किस में लग रहा है, विशेषण के अंतर्गत लग रहा है। मतलब पैराग्राफ ये बता रहा है कि ये उसकी विशेषता है, इसलिए मैं जो जा रही हूँ वो डी के साथ जा रही हूँ पहले। बाकी डाउट में है, एक बार आता है क्या आंसर मानते हैं वो देखते हैं। अनुकूल का विलोम नो डाउट प्रतिकूल है। चिंतन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो। 38 का प्रश्न, तो मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। 38 का आंसर जल्दी से बता दो। दिन पुरुष नहीं है, वो पूरे दैनंदिन के लिए पूछ रहा है। पुल्लिंग रूप लेवल फर्स्ट हिंदी में 29 सही है, बहुत अच्छी बात है बेटा जी। मैं आपसे आंसर पूछ रही थी इसका, वाह सही दे के आए हो आंसर। तो वैसे अगर इसमें वो चिद वाला ऑप्शन दे देता ना तो आपके लिए मुश्किल हो जाती, पर उसने दिया नहीं, वो एक अलग बात है। ये ठीक है। आगे देखो, अभिव्यक्ति में सामासिक पद में आपको क्या बताना है, समास बताना है। हाँ अगर चिद ऑप्शन देता तो मैं डेफिनेट कह रही हूँ, आप में से बहुत बच्चे कंफ्यूजन क्यों हो जाते हैं। तो जल्दी से बता दो अभिव्यक्ति, ये लगभग का सही हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गलत के है नहीं, क्योंकि द्विगु नहीं है, द्वंद्व नहीं है, बहुब्री भी नहीं है। तो अपने आप ही आंसर क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव की ओर आपको जाना चाहिए था। अब आप किसकी ओर गए मुझे नहीं पता है, वो आप मिलान करोगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आगे देखो, तत्सम शब्द कौन सा है, दिमाग, अनायास, मगर, मुंह। जल्दी से आंसर दे 40वें प्रश्न का। हाँ वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगली क्लास है और कल एसएसटी का भी सॉल्यूशन है। एसएसटी की टीम ने अपना एक नया चैनल बनाया जो सिर्फ और सिर्फ एसएसटी के लिए ही काम करेंगे, तो उस पर भी वो चीज़ आएगी। तो आप फटाफट आंसर दे मुझे इसका क्या है। विकास जी कह रहे हैं जल्दी बताओ। हाँ मैं जल्दी तो कर रही हूँ इसके अंतर्गत, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। मैंने कहा सेकंड पर भी हम बात करेंगे, यहाँ से कोई नहीं है। ओह माय गॉड, आंसर तो इसमें अलग भी आ रहे हैं। अरे भाई
दिमाग नहीं आएगा। ये तो छोड़ दो, मुंह वाला भी छोड़ दो आप लोग, ये दो तो हटा दो चाहे से, मगर अनायास में से सोच लो सी। ओके, अब काफी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। अनायास जी ठीक है। बीमार शब्द के सही पर्यायवाची देखो, मनोदशा नहीं होता तो हट गया, आदिग्रस्त नहीं हुआ तो हट गया, ये रोष का अर्थ क्रोध हो गया तो हट गया, अस्वस्थ रुग्ण, इसका आंसर ये है। ये आपका लगभग का सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ये इष्ट प्रत्यय है, इष्ट के अंदर ठय होता है, तो ये इन सब में ठय होना चाहिए था, तो स्पष्ट यहाँ पर आंसर होगा। आगे देखो, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो आंसर सी। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है, ये मैं डाउट में हूं, मैं कोई आंसर आपको इसका नहीं बता सकती, क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो मुझे गड़बड़ लग रहे हैं। सो उन्होंने क्या सोचकर क्या आंसर दिया है मुझे नहीं पता, मैं टोटली इस पर ब्लैंक हूँ। क्या है क्या नहीं, स्वभाव हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी इसमें नहीं कोई एक आंसर अपना दूंगी, बाकी स्वभाव शायद हो आंसर इसका, कोई एक रूप नहीं है मेरी तरफ से। बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में ओ मां निकल पड़ता है, रेखांकित शब्द है, तो इसमें ये वाले थे ओ मां, यहाँ पर आपको दिख रहा है अव्यय रूप इसके अंतर्गत, तो अव्यय की ओर मैं पहले जाऊंगी यहाँ से। बाकी कई बच्चे माँ और राम को सोचकर हो सकता है संज्ञा की ओर निकले, लेकिन मेरा पहले आंसर इसमें क्या है? बी है इसके अंतर्गत। हाँ, सेकंड भाषा वाला भी सोचेंगे, ये हम छोड़ देते हैं। अपेक्षा शब्द का अर्थ पूछा था, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है आपके साथ अपेक्षा वाले के अंतर्गत। अगर हम बात करें अपेक्षा का अर्थ होता क्या है, तो अपेक्षा होता है तुलना करना या आशा या उम्मीद। हम इसके संदर्भ में इसका क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो, अनादर, जिसका अनादर है वो अस्वीकृत है, और अनादर है अस्वीकृत है, हम उसकी अवहेलना करें, तो ये तीनों तो मिलते जुलते वैसे ही हो गए थे, तो इसका मतलब आंसर इसका ये है। अरे लीला, मैंने आगे सही कर दिया बेटा, हेलन पार्क हर्स्ट कर दिया उसका आंसर, और सॉरी भी बोल दिया। भूतकाल का सही उदाहरण है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं थी, था, थे, थी के उदाहरण थे, आपको लास्ट तक ही जाना था तो आंसर मिल जाता। लीला, थोड़ा सा बाद में जाकर के उस चीज को मैंने सही किया, बाकी कर दिया है। आगे देखो, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ये आंसर आपको देना है। 48, ये इन्होंने बहुत सोच समझ करके दिया है, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आई होप आंसर सही हो जाएगा। 48 का आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर बता दो क्या है। वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। 24 की फर्स्ट शिफ्ट सेकंड लैंग्वेज, बेटा वो कल तक हम देख लेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, एक बार वहां पर बात करेंगे। जल्दी जल्दी आंसर बता दो, एक बार मैं पैराग्राफ इसके अंतर्गत, और आप अपना आंसर दे दो। काफी तो नहीं आएगा,
जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस तो वहां से दिए भी नहीं है। का पुरुष तो होता है, तो ये तो पुरुष आ गया, तो ये तो है नहीं। और काबिल भी होता होती के रूप में आ जाता है, तो काबिल होगा, तो काफी होता तो काफी उसके अंतर्गत है। काफूर पर मैं डाउट में हूँ, स्त्रीलिंग के इसके अंतर्गत मैं स्टार लगाऊंगी वैसे इस क्वेश्चन पर, लेकिन मैं सी पर इसके अंतर्गत काबिल होता है वैसे पुल्लिंग के। काफी के हिसाब से आप कर रहे हैं, कॉफी नहीं, ये कॉफी नहीं है, ये वाली वो चीज वो अलग है, ये काफी मात्रा वाला अव्यय है। ठीक है, तो ये डाउट में दे देती हूँ मैं कि उन्होंने क्या माना क्या नहीं, क्या सोच कर दिया है, वहां से पता चलेगा। इस तकनीक का इस्तेमाल यहाँ ये गलत नहीं होना चाहिए था। अगर आपने व्याकरण यूट्यूब पर भी पढ़ी थी, इसका बहुवचन इन होता है और इन यहाँ था दो में, तकनीक से तकनीको हो जाएगा क्योंकि आगे इसमें विभक्ति चिन्ह था, तो ये आंसर इसके अंतर्गत हो जाएगा अपठित गद्यांश से। कौन से शब्द का हिंदी मानक रूप है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जरा 50वां प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दे दो आप मुझे फटाफट। आगे भी अभी एक पेपर और बचा है हमारा। हाँ, मात्रा तो स्त्रीलिंग होता है। जी महावीर जी, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ठीक है। 56वां क्या देख लूं मैं वापस? 56वां तो यहाँ पर है ही नहीं अभी। अच्छा, पुराना वाला है 56वां दिखवा रहे हो क्या तुम? क्या क्या दिखा रहे हो? हाँ सही है, 56 तो पक्षपाती वाला, और दूसरा कोई पक्ष है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है आपका। जी, बी और सी आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें एक बार क्वेश्चन बोल दो कि कौन से उसका है, वो पेपर का, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, है ना? तो मैं वापस से 56वां देख लूंगी। देखिए, चलिए बात करते हैं यहाँ पर हिंदी का मानक रूप। मेरे हिसाब से देखो, खास नहीं, तैयार और हिंदी का पूछा है। मैं वैसे इसमें कंफ्यूजन में हूँ, क्या उसने सोच कर दिया है। वैसे तो सारे ही सही लग रहे हैं, पर ये हम हटा सकते हैं। संभाव ठीक है, पेज चलो विदेशी भाषा का मान ले। फिर भी मैं डीपर जा रही हूँ, बाकी फिर भी देखते हैं क्या एक आंसर वो लोग देते हैं। मुझे भी लग रहा है इसका आंसर सावन शब्द का हिंदी रूप श्रावण होगा, तत्सम रूप के उसके अंतर्गत, तो ये डी है इसका आंसर। अरे तो 38वां ये भी तो बताओ कौन से का? तुम दौड़कर चलते हो, तुम पूछा है सर्वनाम। ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है, तो दूध का दूध और पानी का पानी। घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है, घर का भेदी लंका ढाए। कलकत्ते की राजधानी बताओ, उपयुक्त चिन्ह देखो, एक तो ये था जो इकहरा उद्धरण चिन्ह था, ऑप्शन में था नहीं। एक इसमें ये है, तो ये पूर्ण विराम। ठीक है, आगे देखो। जो बच्चे ये क्वेश्चन में डाउट बता रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन देखो, मुझे ये बताओ कि कौन सा वाला है। मतलब संख्या तो ये सभी में सेम आ रही है ना। मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान, तो मातृभाषा की बात हो रही है, राष्ट्रीय जागरण तो बेसिक में था, और सांस्कृतिक पुनरुत्थान, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होगा।
प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। कविता के जीवन से दूर कृत्रिम हो, ये भी नहीं। हाँ, स्तर के अनुसार भाषा रूप होना चाहिए। विचरण करती है कल्पना में, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते हैं। बिल्कुल यही है। नहीं, असीमित प्रशंसा नहीं होती, ये भी हट गया। हाँ ठीक है, ए। विद्यार्थियों के पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक ले और पढ़े और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दे। अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं, ये तो गलत है। विद्यार्थी अशुद्धि शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए, ये भी नहीं। और क्योंकि उचित पूछ रहा है वो, तो उपेक्षा नहीं। अध्यापक द्वारा प्रेमपूर्ण व्यवहार तो होना चाहिए, ये नहीं दे दिया, तो ये तो हट गए। तो ए ही है इसका आंसर। वेरी गुड, 27 सही हुए हैं। तो मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, वर्णों की अधिकता, 12 खड़ी का अभाव हिंदी संस्कृत भाषा का वंशज नहीं है। ये तो है, तो ये तो नहीं है। 12 खड़ी का अभाव भी नहीं है। वर्णों की अधिकता और देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता नहीं। देवनागरी लिपि की तो विशेषता है, वैज्ञानिक है लिपि, तो वो वैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक नहीं। तो वर्णों की अधिकता, मैं डाउट में हूँ। मैं अवैज्ञानिक नहीं है, देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है, ये डैम श्योर है। तो ये तो नहीं है, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं देवनागरी लिपि को वैसा ही लिखते हैं, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर बात करें इसके अंतर्गत, हाँ अगर एग्जामिनर आता तो मैं भी उससे कहती भाई क्या क्वेश्चंस दिए हैं तूने, मान गए। मैं यहाँ से जा सकती हूँ फिर भी, क्योंकि ये अलग रूप में, क्योंकि हिंदी शिक्षण आ गया। सिर्फ अगर हम मातृभाषा की बात कर रहे होते तो अवैज्ञानिकता आ चुका होता, पर हिंदी शिक्षण में जो हिंदी है, देवनागरी लिपि की बात हो रही है, तो वो मनोवैज्ञानिक है। तो मैं डाउट में हूँ, लेकिन मुझे बी आंसर इसका लग रहा है। फिर भी देखते हैं, क्योंकि लिपि तो देवनागरी वैज्ञानिक है। तो ये भी कंप्लीट है आपका। लास्ट पर आ चुके हैं अब हम लोग जी। चौथी शिफ्ट का अंतिम हिंदी का ये पेपर है, और जो बच्चे आप लेवल वाले हैं और सेकेंड लैंग्वेज की बात करें उस पर हम बात करेंगे, पर फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं। अपठित हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आगे देखो, ये बहुत गड़बड़ है। अरे बेटा प्राक हस्ट कर दिया मैंने डाल्टन वाला, सॉरी गलती हो गई थी। कितनी बार मुझे सही बताओगे? हाँ आप उसे सब्सक्राइब सारे ही कर लेते हम उसको। हाँ यहाँ कुछ क्वेश्चंस बहुत डाउटफुल है। हाँ जिस क्वेश्चन, अरे भाई आप मुझसे पढ़े हुए हैं, आपको जहाँ डाउट है, डाउट हम भी है। मैं एक आंसर वहाँ पर क्लियर इसलिए नहीं कर सकती, आप जब आगे रीट लगाएंगे। अब ये नहीं पता ना बेटा जो एग्जामिनर है उसने क्या सोच करके उत्तर दिया। हर चीज के दो रूप हो सकते हैं। अब मैं उसके माइंड को कैसे पढ़ूं?
उसने क्या सोचा और किस आधार पर दिया उत्तर, वहां पर गड़बड़ हो जाता है। हाँ, अगर मैं समझ पाती तो मैं बता देती उस चीज को कि शायद ये सोचा है, हमने केवल उसके आधार पर सोचा है कि शायद उसने ये सोचकर बताया तो मैं इसकी तरफ जा सकती हूँ, पर उसने ये नहीं सोचा होगा तो मैंने उसे वो रख दिया डाउट में। नहीं तो आप बाद में कहोगे मैम आपने ये उत्तर बताया था ना, इसका प्लीज हमें वो दे दो, कोई सोर्स वगैरह। तो ये चीज है जी। 28 है, बहुत है आपके जिनके भी 25 से ऊपर है। हिंदी में 30 वाले बच्चे भी बैठे हैं, 28 29 वाले भी। ग्रेट, बहुत बड़ी अचीवमेंट बोल सकती हूँ मैं आपके लिए जी। हाँ, ये डेफिनेट है, आप अचेतन हो गए थे पात्रता की परीक्षा से पहले, लेकिन जैसे ये पेपर हुआ है ना, आप सब चेतन अवस्था के अंतर्गत आ गए हैं। देखिए इसमें विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वृष्टि यानी वर्षा। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य है। परमात्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा संबंधी ज्ञान, आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला। तो ये तो तीनों सेम है। पूछा है इसने भिन्न अर्थ रखने वाला, तो ये है दुखपूर्ण नहीं आएगा। बहुवचन शब्द, ये तो पता है, रातें खूब आ लिया ये। धोखा ये किसी को नहीं देता है, तो वर्तमान काल का है। वैसे सामान्य वर्तमान में आता तो डी इसका आंसर। हाँ, सेकंड लैंग्वेज भी देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है। तो साधु तो होता है, चंद्रमा भी होता है, प्रकृति होती है, जवान होता है। एक जगह तो लिंग का क्वेश्चन भी उसने थर्ड में बहुत गड़बड़ करवा दिया। बेटा पेपर एक्चुअली अक्षय जैसा सोचा है वैसा है नहीं, तो वो मुझे नहीं पता, वो सब आए ही जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और क्योंकि ऑथेंटिक की है तो मुझे भी सब कह रहे थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो शिक्षक उससे सब चीज़ है। लेकिन हाँ ठीक है, कोशिश कर लेनी चाहिए बताने की। फिर भी जो डाउटफुल चीज़ें हैं उसे छोड़कर आगे की ओर बढ़ सकते हैं हम लोग। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंत्य और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग विधाता का विधात्री होता है। आंसर ए। ये प्रकृति के जवान साधु है। वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने वाला। पूर्ण भूतकाल में देखो, यहाँ भी मैं डाउट में हूँ। पूर्ण भूतकाल होता है जहां पर होता है लास्ट में था, थे, थी, ऐसा कोई सेंटेंस है नहीं, तो वैसे तो वो नहीं है। अब यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर शायद प्रकृति के, तो ये तो जवान साधु रहे होंगे, संदिग्ध वाला पार्ट हो गया, ये तो गया। अब साधु हो गए हैं, होंगे नहीं आएगा। प्रकृति के जवान साधु बने, तो यहाँ पर बने हो गए, ये मुझे सी लग रहा है। बाकी मेरे हिसाब से तो सही नहीं है ऑप्शंस। क्या सोचकर उन्होंने इसका बताया मुझे नहीं पता। बाकी आई होप कि आप सी की ओर जा सकते हैं इसमें, और क्या उसने सोचा है वो क्या है। मैंने अनावश्यक का संधि विच्छेद नहीं, उपसर्ग रूप था वहां पर, वो बता दिया है। विधानवाचक यानी सकारात्मक, तो सगुन मेरी सहेली है, आप कहाँ जा रहे हैं, ये तो प्रश्नवाचक। ये विस्मयादिबोधक, अनुष्का अपना कमरा साफ करो, ये आज्ञा वाला, तो ये शगुन मेरी सहेली है। रचना के आधार पर वाक्यों से भिन्न 3 है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, तो निषेध नहीं है। ये वापस से आपके रूप के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत देख लेना कैसे है।
हाँ, पेपर ऐसे बनाते। और जब मैं पेपर बना रही थी और ले रही थी, तब आप में से बहुत कहते हैं मात्राएं छोटी बड़ी, ऐसा कोई थोड़ी ना आता है। देख लो इस बार आ गया ना मात्राएं छोटी बड़ी। निधि वगैरह के अंतर्गत यही तो है, किसमें मात्रा छोटी है या बड़ी है, जाती है, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो पैटर्न तो वही था जैसे मैं फॉलो करती हूँ, इसमें कोई बात नहीं है, आप तैयार थे। लेकिन मेथड को इन्होंने कुछ जगह से ऐसे लिया था जो सीधा सीधा नहीं था, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग भी रूप नहीं था कुछ क्वेश्चंस में। हाँ, जीके वाला ऑफर बिल्कुल नहीं, तो मैं आपको बताऊंगी। भाषा की समस्या है, वैज्ञानिक तो नहीं होती। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो मनोवैज्ञानिक लिपि है। अब वो किस आधार पर है वैज्ञानिक करेंगे, ये वक्त आएगा तब पता चलेगा, तब देखते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को। क्योंकि देवनागरी लिपि लिया है उन्होंने, सिर्फ भाषा लेते मातृभाषा तो मैं समझ जाती, लेकिन उन्होंने कहा देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, जबकि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो मनोवैज्ञानिक लिपि है, इसलिए मैं उसमें नहीं हूं। आगे देखो, भूला दुख दर्द याद आना, अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा, घाव हरा होना, यही है। हाँ, और तो नहीं है कोई, मैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि आगे क्लास है अपनी तो मैं बता रही हूँ, कई जगह पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे, इसलिए प्लीज आप भी ध्यान रखना। आग का अंडा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का अर्थ है जानबूझकर नहीं है, सब और भी नहीं है, पूर्णतः बंधन नहीं, बुद्धिहीन किंतु संपन्न है। और ये लोकोक्तियां तो सारी करवाई हुई है आपको। मातृेतर भाषाओं में शिक्षण की प्राचीन विधियों से भिन्न विधि है। अब ये भी मैं डाउट के अंतर्गत हूँ। मातृधनितर मातृभाषाओं के अलावा उन्होंने पूछा है, अब मुझे नहीं पता। और प्राचीन विधियों से भिन्न विधि पूछी है, तो पाठ्य पुस्तक और ये तो होनी ही नहीं चाहिए। अब मैं कहाँ से आपको भाषा संसर्ग बताऊं या उसके अंतर्गत, तो मैं डाउट में हूँ दो में, क्या सोच करके दिया है और कहाँ से दिया है, राम ही जाने ये प्रश्न। मतलब मैं ये कह सकती हूँ पेपर सेटर ने मेहनत तो काफी की है, पर टॉपिक भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन से टॉपिक से कहाँ से उन्होंने रख दिया है। अप्रत्यक्ष विधि अपने यहाँ पर है नहीं व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत। शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। ये तो अच्छा है, आपने सूक्ष्म शिक्षण वगैरह पढ़ा है कहीं पर। हाँ, अप्रत्यक्ष हो सकता है, लेकिन वो भी क्लियरली हम नहीं कह सकते। वो इसलिए नहीं क्योंकि ये तो ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि एक्चुअली अपने यहाँ है ही नहीं, है नहीं। उस आधार पर मैं आंसर क्या मान लूँ इसका बी। लेकिन अब वो पूछ रहे हैं प्राचीन विधि नहीं है, तो प्राचीन तो ये भी नहीं है, भिन्न विधि पूछा है। उसने ये नहीं पूछा भाषा शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, फिर तो मैं बी पर सीधा सीधा चली जाती है, इसलिए मैंने डाउट में रखा है। हाँ, सूक्ष्म शिक्षण है। इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियां बढ़ती और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए का, ये पूरा साइकोलॉजी का क्वेश्चन हिंदी में डाल दिया। मैंने कहा ना, पता नहीं सोच करके तो क्या दिया है उन्होंने आंसर। बाकी ये आप सबने सही किया होगा क्योंकि आपने साइको में भी पढ़ा है, किशोर काल के लिए ये आता है। आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है। देखो यहाँ पर ये तो आएगा नहीं और ये आएगा नहीं,
और ये सबसे बड़ी बात है कि श्रवण कौशल का विकास हम करते हैं प्राथमिक स्तर पर। हालांकि इन्होंने नाटक को देकर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह किया, लेकिन बाकी चीजें उसी के अकॉर्डिंग है। कौन सा? शैशव स्तर। लेकिन शैशव स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो ये रूप है, मतलब प्राथमिक स्तर आना चाहिए था, लेकिन प्राथमिक इन्होंने दिया नहीं है। अब बात बचती है हमारी उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, तो वो तो उसके अंतर्गत आता ही आता है। तो शैशव स्तर को अगर मैं प्राथमिक मानूं तो यहाँ पर आंसर ए होना चाहिए। लेकिन अब शैशव स्तर अगर बच्चे को वो मान रहा है तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? उच्च प्राथमिक। अब वो कौन से रूप में उसे ले रहा है मुझे नहीं पता। बाकी ए और बी दोनों ही डाउटफुल है। शैशव स्तर को प्राथमिक पर ले रहा है तो ठीक है, श्रवण कौशल का विकास वहां से हो ही रहा है, लेकिन उच्च प्राथमिक को भी हम नहीं कर सकते क्योंकि प्राथमिक में नाटक नहीं होता। तो नाटक के हिसाब से देखती हूँ तो किस पर जाऊंगी मैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो ये डाउट में है। दोनों में से आप पूछोगे मैडम एक चुनना हो तो क्या है? अब ये देखो, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना, अब ये उच्च प्राथमिक के लिए नहीं होता है, तो उसे डाउटफुल क्या सोच करके उसने दिया है? एक वहां पर गड़बड़ है, एक यहाँ पर गड़बड़ है। तो दोनों में मुझे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि बैठने का आसन तो आप प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए करेंगे, नाटक जहाँ देखती हूँ वहाँ उच्च प्राथमिक, तो थोड़ा डाउटफुल में हूँ। लेकिन दोनों में से एक चुनना हो तो मैं उच्च प्राथमिक पर चुन सकती हूँ उस चीज को। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मैं ये दोनों में बाकी डाउट में हूँ, बच्चे के लिए क्या सोचकर। अच्छा, यहाँ श्रवण कौशल है तो श्रवण कौशल की शुरुआत शिशु स्तर से होगी, पर कब? जब उसने शैशव स्तर को प्राथमिक के उसमें देखा होगा। क्योंकि उसने शैशव स्तर लिखा है, सीधा प्राथमिक नहीं लिखा। प्राथमिक लिखा होता तो पहले मैं इसको चुन लेती। इसलिए जो मैंने अपना ऑप्शन इसको चुना वो इसलिए कि शैशव को वो हो सकता है बिल्कुल छोटे बच्चे से मान रहा हो, तो इसलिए फिर मैंने इसको चुना है। अब वो सोचा क्या है उसने शैशव स्तर, ये पेपर बनाने वाला जानता है, हम नहीं जानते हैं। केवल ऊ की मात्रा में ही ये चीज होती है। बाकी देवनागरी लिपि की विशेषता है क्रमबद्धता। आपने नहीं पढ़ी क्या? वैज्ञानिकता आप जहाँ से बोलते हैं, कै का उच्चारण वगैरह, और ये सारा का सारा। बारमेर भैया मैंने ये डाल्टन वाला आगे सही करवा दिया। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। नो डाउट बच्चा छोटी उम्र में सबसे ज्यादा सीखता अनुकरण वगैरह के माध्यम से, तो 6 से 9 वाला पार्ट है इसमें। आगे देखो, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? अब यहाँ देखो, अगर उस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं ना, मनोवैज्ञानिक जो वर्णों की अधिकता है, देखो हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना, वहां थी वर्णों की अधिकता। सर मैं बी का पक्ष ले रही थी कि वैज्ञानिक तो है, मैं उधर नहीं जा रही थी। अगला ही प्रश्न आप देख लो, यहाँ से उस से यहाँ से आ रहा है, जो डबल आपस में क्रॉस कर रहा है। ये सही है कि हिंदी के अंदर वर्णों की संख्या बहुत अधिक है, टाइपिंग में इसीलिए मुश्किल होती है। चिन्ह जो के त्यों होते हैं, जैसे बोला जा रहा है वैसा का वैसा, पहले है तो पहले, बाद का है तो बाद में, केवल ई की मात्रा का है, ऊ की मात्रा भी नहीं है। समझ में आई बात? बाकी कहीं पर ऐसा रूप नहीं है। ये जो भी आप कह रहे हैं बच्चे, जो विकास है, एक टॉपिक होता है भाषा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जोड़ा हुआ है, वहां से आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो ये कह रहा है उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? तो हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या का अधिक होना, तो किशोर स्तर पर, युवा स्तर पर, शिशु स्तर पर, प्रौढ़ स्तर पर। अब देखो ये फिर से शिशु स्तर ले आया।
अब ये वैसे करे तो किशोर स्तर ले आया। अब इसने यहाँ पर तो दी नहीं है, तो उच्चारण किस स्तर के छात्रों के लिए चुनौती होगा? तो किशोर की तो उम्र फिर भी बड़ी होगी, तो वो फिर भी नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए शिशु स्तर के लिए इसके अंतर्गत। बाकी अब वो क्या मानता है वो आगे की बात आएगा। हाँ, वैसे शिशु स्तर शैशव अवस्था नहीं लिखा कि आप 0 से 6 मान लेंगे, इन्होंने शैशव अवस्था भी नहीं लिखा है। अवस्था लिखते तो आप वहां पर जाते पारस गुप्ता, यहाँ वो भी रूप नहीं आएगा। और ये विकास कुमार जी मैंने आपको बता दिया, ये एक विशेषता है हिंदी के अंतर्गत। पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों से भिन्न भाषा आया ही था, शैली भी है, विषय सामग्री भी है, उच्चारण नहीं आएगा। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखो। अब तुलसी के 12 ग्रंथ है, आप लिखोगे तो बहुविकल्पीय तो है ही नहीं, 1-2 लिख दोगे। लघुत्तर में 4 से 5 लाइन के तो आ जाएंगे, तो ये इसके अंतर्गत होना चाहिए। हाँ, किशोर और युवा भी सदम अलग अलग कर दिया, पता ही नहीं कैसे क्या किया है इन्होंने। एक्चुअली दिया जो है वो ऐसे ऑप्शंस दिए हैं कि वो सामने वाले ने डिसाइड किया कि उसने शिशु को क्या माना, और उसने मतलब जैसे अपना ये प्रश्न था किशोर को क्या माना, तो वो वहां पर है, वो वही भाई साहब या बहन जी जान सकते हैं जिन्होंने ये पेपर बनाया। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। ये बहुत अच्छा किया, अति व्यापकता थोड़ा सा ही था, व्यापकता दे देता तो हो जाता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित तो आंतरिक मूल्यांकन और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं। ठीक है, शिक्षकों छात्रों समय समय पर चर्चाएं न हो, तो ये तो गलत हो गया। तनाव तो होना ही नहीं चाहिए, शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहें जिससे अच्छे अंक प्राप्त रहे, नहीं ये होना चाहिए। अपठित को छोड़ देते हैं। घोर शब्द का पर्यायवाची, जल्दी से बता दो क्या आएगा, कठिन आएगा क्या? जल्दी से आंसर। हाँ, लास्ट शिफ्ट वाला सबसे गड़बड़ आया पेपर। आंसर बता दो जल्दी से। नहीं, आपका मेथड जो है वो मैं कहूंगी थोड़ा सा अलग हट करके भी आया है इसके अंतर्गत, ये मैं बिल्कुल कह सकती हूँ। दुर्बोध तो बोध से रहित तो हो जाएगा। हालांकि इस पैराग्राफ के हिसाब से आप सोच सकते हो, बाकी मैं इस पर जाऊंगी। वैसे घोर का अर्थ भयंकर होता है। अत्याचारी शब्द में कौन सी है संधि? तो अत्याचार, अतिधन, आचार इसके अंतर्गत। कालाग्नि शब्द में समास है, जल्दी से बताओ कौन सा है? 53, ये आपका सही हुआ होगा। जी, सेकंड लैंग्वेज मैंने सुन ली, एक बार मैं पेपर देखूंगी तब मैं बताऊंगी। उनका पेपर तो वाकई मैंने नहीं देखा है, इस बार पेपर भी 4 हो गए। कम से कम एक पेपर होता था, 2 होते थे, मतलब तो काम बन जाता था। इस बार तो पेपर भी इतने दे दिए, पूछो ही मत। जी, जल्दी से आंसर दे दो इसका। काला अग्नि, काल रूपी अग्नि, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, कर्मधारी है, सही करके आए हो ये तो आप। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा का शब्द पूछा है, तो भाववाचक तेज नहीं है, अव्यय है, सीमा भी नहीं है, तो ये तो हट गए।
मैं निशान उसके भी हट गए। पवित्रता। शब्दों में अव्यय शब्द कौन सा है, जरा आप बताओ। तो मनुष्य नहीं है, छाया भी नहीं है, सात्विक भी नहीं है, तो कुछ कर सकते हैं हम। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है। गुणवाचक विशेषण, जल्दी जल्दी आंसर दो। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। जल्दी बता रही हूँ वापस से। जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आंसर की आएगी, फाइनल है। कुछ जगह जाके डाउट है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। वेरी गुड, आंसर तो आप सही बता रहे हैं, सही करके आए हो। काल है, गिना जाएगा, बहुत है तो अनिश्चित है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आप सोचते तो बहुत से ही पता कर सकते थे, एक जगह अनिश्चित था, वो यहाँ था, बाकी कहीं नहीं था। शीतलता शब्द के प्रत्यय का प्रकार 57, जल्दी से बताओ रे। मैं देखना चाह रही हूँ इस व्याकरण में क्या है। ये आपका लगभग का सही, बहुत अच्छा आंसर दिया है। छप्पन का आंसर सी सही बताया आपने। 57 आ गया है। और इसके बाद आपका साइंस का प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी पर सॉल्यूशन होगा, है ना, साइंस का शायद। और कल एसएसटी का होगा। हाँ, सेकंड लैंग्वेज सोचूंगी, प्लीज ऐसा मत करो। वाह, वेरी गुड, आपने बहुत सोच समझ के जवाब दिया। क्योंकि शीतलता भाव था, इसलिए आप आराम से इसका आंसर क्या कर सकते थे, भाव। बहुत बढ़िया, यानी कुछ चीजें तो आपको बहुत अच्छी करके आए हैं। मुझे खुशी हो रही है इस चीज की। ये गड़बड़ हुआ होगा। वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, सात्विक नहीं होगा। प्रबलता जो है मेरे हिसाब से आंसर में बी होना चाहिए, सात्विकी। वैसे आपने प्रत्यय का आंसर बहुत अच्छा दिया, शीतलता से पहचान करके, बहुत बढ़िया। कोप शब्द का विलोम शब्द क्या है? अब कोप तो होता है गुस्सा, रोष भी गुस्सा, कोपन भी गुस्सा और कुपीद भी, तो कृपा हो गया। उद उपसर्ग वाला शब्द है, थोड़ा सा कर देता, एक और ऑप्शन दे देता, यहाँ गड़बड़ हो जाती आप लोगों की। नो डाउट आदेश में कहीं उद है ही नहीं, यहाँ भी उद नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। तो ये अपने 4 शिफ्ट के थे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको कि बच्चों, हो सकता है मैंने जो आंसर बताए हों वो अपने विवेक के आधार पर बताया और एक आध इधर से उधर हो सकता है, तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आएगी पहले की, हम उसे देखेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या उस चीज के अंतर्गत होता है। और आपने जो भी दिया मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है। बिल्कुल डाल्टन वाला मैंने सही कर दिया है, तो वो ठीक है। 26 आए हिंदी में, 28 आए हैं, 27 आए, 30 आए, जितने भी आए बहुत अच्छे आए हैं। लाइव कोर्स 10 अगस्त से शुरू है, बीच में पीडीएफ आई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं एसआई के लिए, एलडीसी के लिए और वो सब चीज़ें। तो बिल्कुल उसके अंतर्गत मेरे हिसाब से सात्विकी सब बेस्ट है, उसके हिसाब से मैंने अपना विवेक बताया। बाकी वो क्या आंसर देता है और क्या सोचकर बताएगा वो होगा, और सात्विकी का अर्थ भी वही होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना, फिर मिलेंगे। सेकंड लैंग्वेज एक बार मैं देखूंगी, फिर देखते हैं लाने के लिए, तो अपना ध्यान रखिएगा। राम राम सा जी, जल्दी मिलते हैं।